नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 का पहला अध्याय। और अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि पादप होते क्या है और उनमें पोषण कैसे होता है। ठीक है, पादप क्या होते हैं बच्चों? पादप होते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, क्या होते हैं? पेड़ पौधे। ये क्या होते हैं? ये सब पादप होते हैं। ठीक है, इसमें पोषण कैसे? ये सांस किस प्रकार से लेते हैं? ठीक है, इनका जो खाने पीने का जो है वो पादप कैसे ग्रहण करते हैं? ठीक है, किस किस प्रकार के पादप किस किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं? ठीक है, मान लो अंबरबेल है, अंबरबेल एक पादप है। ठीक है, वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है? कोई नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है? ठीक है, उसमें कैसे पोषण होता है? जो नीम का वृक्ष होता है ना, वो कैसे उसमें पोषण होता है? किस प्रकार से वो लंबा होता है? ठीक है, किस प्रकार उसकी जड़ें फैलती हैं? किस प्रकार उनकी पत्तियां मतलब ज्यादा लंबी होती हैं, ज्यादा बड़ी होती हैं? ठीक है, इन सब के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों पाठ को ध्यान से देखना, आपको यहीं की यहीं समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक लेना और फिर से स्टार्ट कर देना, फिर से स्टार्ट करके देख लेना। ठीक है, फिर से रोकना, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर से करना। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो क्या है हमारा पादपों में पोषण? ठीक है, आज हम पादप उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे कि पादपों में किस किस प्रकार से पोषण होता है। ठीक है, वो किस किस प्रकार से अपनी उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, कैसे वो सब कैसे बड़े होते हैं, कैसे उनकी जड़ें फैलती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। किस प्रकार वो अपना फल बनाते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। क्या है इसमें? क्या है? कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। ठीक है, क्या बता है? कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। इसमें कक्षा 6 क्या 7वीं हो चाहे 8वीं हो चाहे कौन सी भी कक्षा हो, ठीक है, तो भोजन तो सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर भोजन नहीं होगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? ठीक है, तो भोजन तो सबसे आवश्यक ही है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। ठीक है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ठीक है, ये क्या है? हमारे भोजन के घटक हैं। और क्या है इसमें? भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक तथा इन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के लिए जितने भी जो आवश्यक जो पदार्थ होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पोषक कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? पोषक। जो हमारे शरीर को बढ़ने में, हमारे शरीर की वृद्धि करने में जो सहायक जो होते हैं ना, जो भोजन के घटक होते हैं, जिसे हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता हो, जैसे प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, विटामिन की, खनिज की। ठीक है, इन सब की क्या होती है? हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। और यही क्या होते हैं? इन्हें ही हम पोषक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहता है? ये आगे कहता है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है बच्चों, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता तो होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्वयं ही अपना भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है, मानव क्या है? मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मानव को है ना किसकी जरूरत पड़ती है? मान लो हम गेहूं की रोटी बनाते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? गेहूं की जरूरत पड़ती है। और गेहूं हमें कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक है, और पेड़ पौधों से अगर हम गेहूं को लेंगे तो तभी तो हम रोटी बना पाएंगे। ठीक है, तो मानव है ना खुद स्वयं नहीं बना पाता, वो दूसरों की किसी की सहायता लेता है। ठीक है, और क्या कहता है? वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, जो पादप होते हैं उन्हीं से तो गेहूं उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं? उन्हीं से। और मान लो जंतुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। ठीक है, तो दूध भी हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो दूसरों से हम प्राप्त करते हैं ना। गेहूं हम गेहूं के पेड़ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और दूध हम किसी जंतु से। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों दूसरे हो गए। ठीक है, अतः मानव एक अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो मानव किस पर निर्भर होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि पूरी तरह वो किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पर, जंतुओं पर निर्भर होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आगे क्या कहता है? आगे कहता है ये पादपों में पोषण विधि। ठीक है, पादपों में किस प्रकार से पोषण होता है, इस विधि के बारे में हमें जानना है। ठीक है, हमारा पाठ का नाम ही है पादपों में पोषण। ठीक है, तो अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि पोषण किस प्रकार होता है हमारे पेड़ पौधों में। ठीक है,
तो क्या कहता है ये, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, तो पादप किस किस की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, जल से और खनिजों की, ठीक है, खनिज की सहायता से। खनिज पदार्थ क्या होते हैं? खनिज पदार्थ वे होते हैं जिसे हमारे शरीर को बहुत ही जरूरत होती है। ठीक है, ये खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, और खनिज पदार्थों की सहायता से कौन अपना भोजन बनाते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये सभी पदार्थ उनके परिवेश क्या होता है? जब वो अपनी उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, जब वो किसी स्थान से वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वो उनका परिवेश स्थान होता है और वही स्थान पर ये सभी के सभी क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। ठीक है, वहीं पर उनको ये सभी मिल जाते हैं, पेड़ पौधों को। ठीक है, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ क्या होते हैं? जो सजीवों की जो संरचना होती है ना, उसकी वृद्धि को बनाते। सजीव क्या होते हैं? कोई भी चीज जो जिसमें सांस चलती है। ठीक है, जिसमें एक शरीर होता है, जिसमें जान होती है। ठीक है, वो क्या होता है? सजीव। और निर्जीव क्या होता है बच्चों? जिसमें जान नहीं होती, जैसे कुर्सी, मेज, पंखा। ठीक है, ये क्या है? सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। फिर क्या है इसमें आगे कहता है ये, ठीक है, फिर क्या कहता है इसमें, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, विभिन्न जैव प्रक्रम, जैसे कि हमारे जीवन में, हमारे जीव में जितने भी प्रक्रम होते हैं, जितने भी हमारे शरीर को बढ़ने में जो भी लगता है, उसमें क्या करते हैं? ये आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। और क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, जो सजीवों में जो हमारे मानव लगा लो, मानव क्या है? एक सजीव है। पेड़ पौधे क्या है? ये सजीव है। ठीक है, इनमें जो भोजन ग्रहण करने का इनका उपयोग होता है ना, भोजन ग्रहण करने का जो उपयोग होता है, इसी विधि को क्या कहते हैं? हम पोषण कहते हैं। ठीक है, जो सजीवों द्वारा शरीर में भोजन प्राप्त किया जाता है ना, भोजन ग्रहण किया जाता है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं प्रकाश स्वयं संश्लेषित करते हैं, सो पोषण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहता है इसमें? जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित का मतलब क्या होता है? मतलब खुद ब खुद ढूंढ कर लाते हैं। ठीक है, और अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, स्वपोषण कहलाते हैं। स्वपोषण मतलब कि खुद का पोषण, खुद का विकास वो खुद ही करते हैं, वो क्या कहते हैं? स्वपोषी। ठीक है, आगे क्या है इसमें? अतः है, क्या कहता है इसमें आगे कहता है, अतः है ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जो स्वयं अपना भोजन बनाते उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित पोषण ग्रहण करते उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, क्या है? जो अन्य जीव जंतु होते हैं, अधिकतर मानव लगा लो, चाहे कुछ भी, अनेक जीव जंतु होते हैं, वो दूसरों पर भोजन मतलब दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित, यानी कि दूसरे पेड़ पौधों से, दूसरे जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, स्वपोषी जो खुद बनाते हैं और विषमपोषी जो दूसरों जीव जंतुओं से बनाकर खाते हैं। ठीक है, दूसरे जैसे कि हम मानव हो गया, मानव क्या है? गेहूं पेड़ पौधे से उत्पन्न होता, दूध जंतुओं से। ठीक है, ऐसे ही। फिर आगे क्या कहता है इसमें? आगे कहता है, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ठीक है, पादपों की खाद्य फैक्ट्री, ठीक है, कहाँ स्थित है? ये कहते हैं इसमें, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? कि जो पेड़ पौधा होता है उसके सभी भागों में भोजन निर्मित होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में, या फिर कुछ विशेष भागों में भोजन निर्मित होता है। ठीक है, तो विशेष भागों में होता है। मान लो फूल गोभी है, फूल गोभी का जो भोजन है ना, वो कहाँ पर होता है? उसके फूल में होता है। ठीक है, जड़ों में तो नहीं होता, विशेष भाग में ही तो होता है। फिर आगे क्या कहता है? पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जो पादप पेड़ पौधे होते हैं ना, वो अपने आसपास के परिवेश में किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये पूछा। ठीक है, खाद्य फैक्ट्री तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? वो अपने परिवेश में किस प्रकार खाद्य पदार्थों की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है ये? आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब सूर्य की जो धूप होती है ना, सूर्य की धूप से पेड़ पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, किससे? सूर्य की धूप से। वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, पादप की खाद्य फैक्ट्री यानी कि सबसे ज्यादा उसमें जो खाने योग्य वस्तु है ना, वो कहाँ पर मिलती है? पत्तियों में। ठीक है, तो पादप की खाद्य फैक्ट्री कौन सी जगह होती है?
पत्तियां होती है, ठीक है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, जितने भी कच्चे पदार्थ हैं उनको पत्तियों तक पहुंचने की आवश्यकता है, ठीक है, पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित, मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है, मिट्टी में उपस्थित यानी कि उसके अंदर, ठीक है, जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। मिट्टी में जो पेड़ की जो जड़ होती है ना, वो जड़ किस किस चीज को अवशोषित करती है, एक तो करती है खनिज को और जल को, और जो जड़ होती है वो पूरे पेड़ को ऊपर तक पहुंचाती है, ठीक है। आगे क्या कहता है बच्चों, ये आगे कहता है इसमें जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। जो पानी जल खनिज है ना, वो किसके माध्यम से, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। आगे क्या कहता है, पत्ती की सतह से उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं। रंध्र क्या होते हैं बच्चों, रंध्र होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे होते हैं ये रंध्र, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पत्तियों में पाए जाते हैं, और इनकी सहायता से जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं, ठीक है। और इन रंध्रों की सहायता से कौन प्रवेश करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, ठीक है। बच्चों आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है, आपको एक डायग्राम दिया गया है, किसका, ये कोशिका का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, ठीक है। जो हमारी इमारत होती है ना, सबसे पहले हम उसमें किसका यूज करते हैं, ईंटों का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार कोशिका होती है, ठीक है। छोटी छोटी इकाइयों से क्या बनती है, कोशिका बनती है, ठीक है। देखो इकाइयों से बनती है जो कोशिका कहलाती है, ठीक है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है बच्चों, जो छोटे से छोटे, जो हमारे शरीर पर जो हमारे शरीर पर जो क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनको हम नंगी आंखों से यानी कि सीधी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। हम उसको एक सूक्ष्मदर्शी, एक उसकी सहायता से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या, कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, ठीक है। ये कोशिका, ठीक है, क्या ये कोशिका है। आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। जो छोटी सी जो संरचना होती है, मान लो ये कोशिका है, जिसके जो मतलब कि इसके बाहरी साइड से जो इसको घेरे रखती है ना, वो क्या है, वो क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसमें केंद्रक में भी स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, ठीक, क्या है, ये रहा केंद्रक, और इसमें क्या होती है, एक स्पष्ट जो हम देख सकते हैं किसके, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, ठीक है, वो होती है इसमें। आगे क्या कहता है इसमें, जो केंद्रक कहलाते हैं, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, मान लो ये कोशिका है, और इसके अंदर जो इसके मध्य में जो बीच में है ना, बीच में ये क्या है, यही केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहता है। केंद्रक क्या है, इसके चारों ओर पानी सा एक गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, एक पानी का गाढ़ा सा तरल पदार्थ होता है, उसके चारों ओर से घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो आगे क्या कहता है ये बच्चों, आगे कहता है इसमें, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, ठीक है। द्वार कोशिका क्या होती है, जब हम कोशिका है ना उसके मतलब कि बाहर से घिरी होती है, ठीक है, बाहर से घिरी होती है, और ऐसे जो छिद्र होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों, उन्हीं को हम रंध्र कहते हैं। आगे क्या कहता है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाते हैं। जल एवं खनिज किसके द्वारा, वाहिकाओं द्वारा, ठीक है। एक छोटी छोटी पतली पतली नली वाहिकाएं होती हैं, उनके द्वारा कहाँ तक पहुंचाया जाता है, ये पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, मैंने बताया ना, नलिकाओं की पतली पतली नलियां होती हैं, उनके द्वारा पूरे पेड़ को ये पहुंचाया जाता है, ठीक है। तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ये कहाँ से, जड़ से लेकर जो ऊपर जो चोटी होती है ना पेड़ की, वहीं तक ये फैली होती है पतली पतली नलियां। हमारे शरीर में भी छोटी छोटी पतली पतली नलियां नहीं होती, वैसे ही पेड़ों के शरीर में होती है, ठीक है। फिर क्या है, पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है, ठीक है। यानी कि पूरे पेड़ के ऊपर तक पहुंचाने के लिए, पेड़ को पूरा पोषण देने के लिए पत्तियां क्या है, एक सतत मार्ग बनाती है, ठीक है। यानी कि एक रास्ता बनाती है।
पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि पादपों के परिवहन के अध्ययन, आपका जो पाठ जो 11 का आएगा ना, जो 11 का पाठ आएगा उसमें हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है आगे कहता है ये पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, पत्तियों का क्या होता है, हरा रंग होता है ना। जो हरा रंग होता है वो क्या होता है, वही क्लोरोफिल होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि बताइए क्लोरोफिल किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे हम, पत्तियों में जो हरा रंग का पदार्थ होता है, पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्लोरोफिल कहते हैं। पूछा जाए कि बताइए पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है बच्चों, ये भी क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। आगे क्या है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, ठीक है। क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है, क्लोरोफिल का कार्य होता है जो सूर्य से जो धूप आती है ना, उसमें जो ऊर्जा होती है, जो उसमें एनर्जी होती है ना, उसको क्या करता है, उसको इकट्ठा करता है और किसको देता है, वो पत्तियों को देता है, ठीक है। पत्ती की सहायता करता है, यानी कि वो भी पत्तियों के साथ सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में उसकी सहायता करता है। दोनों मिलकर ये काम करते हैं, कौन कौन, क्लोरोफिल और पत्ती, किसको, सूर्य के प्रकाश को लेने में, ठीक है। फिर क्या इसमें, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है, ठीक है। इसका उपयोग किस में होता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो दोनों मिल जाते हैं उससे क्या होता है, खाद्य संश्लेषण, ठीक है। फिर क्या कहते हैं इसमें, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। खाद्य संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है। अगर एक दिन धूप नहीं निकले ना तो खाद्य संश्लेषण नहीं होता, ठीक है। पेड़ पौधों में खाद्य संश्लेषण नहीं होता। जब सूर्य की धूप निकलती है ना बच्चों, तभी ये क्या होता है, खाद्य संश्लेषण होता है, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। आगे क्या कहता है ये, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया, किसे कहते हैं, जब सूर्य की धूप सीधे पेड़ पौधों पर पड़ती है और क्लोरोफिल और पत्तियां उसे अवशोषित करती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर एक दिन सूर्य नहीं निकला तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किससे ग्रहण करते हैं, सूर्य की धूप से, ठीक है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहता है ये, एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। जल, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है इसके लिए, क्लोरोफिल, ठीक है। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और क्या है, इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, ठीक है। और क्या है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों द्वारा कौन सी ऊर्जा संग्रहित की जाती है, सौर ऊर्जा इकट्ठी की जाती है, ठीक है। संग्रहित का मतलब होता है इकट्ठी, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताइए सौर ऊर्जा किसके द्वारा इकट्ठी की जाती है, तो किसके द्वारा इकट्ठी की जाती है, पत्तियों के द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे क्या करता है, पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाते, ठीक है। और जो पेड़ पौधा है उसमें किसके रूप में, खाने के रूप में क्या हो जाती है, पूरे पेड़ में ये संचित हो जाती है, यानी कि पूरे पेड़ में चली जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य की ऊर्जा का चरम स्रोत है, ठीक है। यानी कि सभी जीवों के लिए, सभी पेड़ पौधों के लिए क्या है, ये सूर्य का जो प्रकाश है ना वो बहुत ही जरूरी होता है। फिर क्या कहता है बच्चों ये, फिर कहता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। आपने अपने दिमाग में ये कल्पना करनी है, आपके दिमाग में सोचना है कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। तो क्या होता बच्चों, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रहते, और अगर पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है, तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कल्पना आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। और पेड़ पौधे कैसे जीवित रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। क्या है, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा ना तो हमें खाने योग्य जो भोजन होता है वो उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, ठीक है। जो हमारा जो भोजन है ना वो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करता है बच्चों, पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, ठीक है।
फिर क्या कहता है ये, फिर कहता है इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए प्रावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। मैंने बताया था ना बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हम किसको ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को। कैसे? प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को हमें ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बिना, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे। हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलती है, तो हम कहाँ जीवित रहेंगे? जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जीवित रहेंगे? तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण का भी आवश्यक है, ठीक है, होना बहुत ही जरूरी है। फिर आगे क्या कहता है बच्चों, ये आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। ठीक है, क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्ती होती है वो क्या है, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल युक्त पत्तियां होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट, मतलब सूर्य के प्रकाश से जल, कार्बोहाइड्रेट है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती हैं। ठीक है, इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। किसको? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, ठीक है, इसको हमें तो क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, फिर क्या है इसमें, ये तीर का निशान, इसके ऊपर क्या लिखा है, सूर्य का प्रकाश, और इसके जो नीचे होता है उसमें क्या लिखा है, क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है, एक सूत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा सूत्र है ये है आपको कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, इसकी जो बट्टा होता है उसमें क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, आगे क्या कहता है बच्चों, आगे कहता है इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होती है। ठीक है, मंड स्टार्च क्या होता है बच्चों, क्या होता है ये मंड और स्टार्च, जिसे हम ये होता है, ठीक है, किसमें, पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्तियों में होता है मंड स्टार्च। ठीक है, किसमें होता है, पत्तियों में, और ये किससे मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। आगे क्या है बच्चों, आगे है इसमें ये क्या दे रखा है, ये है इसमें क्लोरोफिल दे रखा है। ठीक है, ये रहा इसका हरा वर्णक, और ये क्या है, ये द्वार कोशिकाएं, और ये छोटे छोटे जो छिद्र से दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, ये रंध्र दिख रहे हैं। फिर क्या है, ये पत्ती है, देखो इसमें चित्र बना हुआ है, पत्ती को काट दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करता है। फिर आगे क्या है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं इसमें, आगे क्या पढ़ते हैं हम, पत्ती में स्टोर्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। ठीक है, पत्ती में जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसकी उपस्थिति किस में दर्शाता है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो हमारे शरीर को बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों के लिए भी और हमारे मानव शरीर के लिए भी। ठीक है, तो आपको क्या ये एक चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक पौधा है, ये इसमें सूर्य का प्रकाश देखो सीधी पत्तियां ग्रहण कर रही हैं और ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं और किसको, ऑक्सीजन को छोड़ रही हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल, देखो ये हरा रंग का जो पदार्थ है ये क्लोरोफिल होता है, और ये क्या है, इसके जल एवं खनिज। ठीक है, जड़ों में क्या है, इसके जल और खनिज। ये आपको एक, ये आप अपनी कॉपी में उतार लेना इसको। ठीक है, अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। फिर ये क्या कहता है, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों में एक दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शलक अथवा शूल रूपी हो सकती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। देखो बच्चों, हम किसी रेगिस्तानी भागों में जाते हैं तो वहां पर दूर दूर तक आपको कोई पेड़ पौधा नहीं दिखाई देता। आपको कैसे पेड़ पौधे मिलेंगे, जैसे आपको कोई नागफनी, नाम सुना आपने, नागफनी। ठीक है, उसका, और एक कैक्टस, जो इनका जो पेड़ पौधा, इनका पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं करती, क्या करती, इनका तना। ठीक है, राजस्थानी भागों में, राजस्थानी इलाकों में, ठीक है, तना प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। फिर क्या कहता है इसमें बच्चों, आगे कहता है इसमें क्रियाकलाप 1.1। ठीक है, ये रहा, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। ठीक है, आपके 2 गमले लेने हैं जो एक ही प्रकार के पेड़ पौधे हों। एक को अंधकार अथवा काले बक्स में 72 घंटों के लिए रखिए। ठीक है, एक को अपने
मतलब कि अंधेरे में रखना है, ठीक है, 72 घंटों के लिए। दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखे। दोनों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था, ठीक है। आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा बच्चों, आपने क्या क्या किया था, ठीक है, उसी प्रकार से आपको ये भी करना है, ठीक है, जो आपने कक्षा 6 में करा था। अपने नोट अवलोकनों को नोट कीजिए उस समय उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण को अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है। अगर अंधकार में रखेंगे तो वो पौधा क्या हो जाएगा, थोड़ा मुरझा सा जाएगा, ठीक है। अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो उसको अच्छे प्रकार से धूप भी मिल रही है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण भी, तो वो पौधा खिल उठेगा, ठीक है। ये कहना चाहता। आगे क्या है इसमें, आगे कहता है हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। यानी कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त जो अन्य जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में ही होता है, ठीक है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, ठीक है, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। यानी कि किसी पेड़ पौधे की पत्तियां हरे न होकर काले रंग की होती है, यानी कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है, ऐसे ही उनकी, तो उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वो अपने रंग को क्या कर लेता है, वो क्लोरोफिल उसके पत्तियों के रंग को ढक लेता है, ठीक है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी काई जैसे पदार्थ देखे होंगे। हाँ, बहुत सारे। देखो जैसे वो कोई मान लो हम क्या कहते हैं, हम जलाशय में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, ठीक है, किसी जोहड़ में जाते हैं, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, काई नहीं मिलती, वहां पर काई मिलती है, ठीक है, हरे रंग की होती है ना काई। तो सामान्य तो कुछ जीवों की वृद्धि बनते हैं, ठीक है, इसमें इनके कारण भी कुछ जीवों की वृद्धि होती है जिन्हें शैवाल कहते हैं, ठीक है। काई को हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि शैवाल क्या होता है। शैवाल जो काई होती है ना, हरे रंग का पदार्थ, ठीक है, जो पानी का जो एरिया होता है ना वहां पर मिलता है, ठीक है, उन्हें हम शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है, ठीक है, इनका रंग हरा क्यों होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। जो काई होती है ना, वो भी क्या करती है, वो भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती है। और काई में भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसी के कारण उसका रंग कैसा होता है, उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। और क्या कहता है इसमें, ये कहता है, देखो आपने यहाँ पर कुछ पत्तियां दी गई हैं, ठीक है, देखो इनका हरा रंग है, इनका थोड़ा पीला रंग है, ये इनका थोड़ा गुलाबी लाल, और ये इनका देखो नीला, ठीक है, लेकिन इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। फिर क्या कहता है इसमें, आगे कहता है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते, ठीक है। आप पढ़ा था ना हमने अभी कि कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, कार्बन से बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, ये तीनों गैसें हैं, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ये क्या है, ऑक्सीजन, गैसें। इन दोनों से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। इनका उपयोग खाद्य के अन्य संघटकों के संश्लेषण में होता है, ठीक है। यानी कि अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनके संघटक में भी इनका क्या होता है, इनका उपयोग होता है, ठीक है बच्चों। आगे क्या कहता है, आगे कहता है परंतु प्रोटीन, नाइट्रोजन पदार्थ जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें प्रोटीन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि पेड़ पौधों को यह बताना है कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, ठीक है। आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है याद कीजिए वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि किसमें, गैसीय अवस्था में, ठीक है। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, ठीक है, पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैस या नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों की जड़ों में जो मिट्टी होती है उसमें कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ मतलब कि ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन है ना, इसको क्या करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। सीधी प्रकार से हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है, उनको मिट्टी में जीवाणुओं की सहायता से हम लेते हैं।
यह विलय पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जल के द्वारा एकदम घुल जाते हैं उसके अंदर और ऐसे अवशोषित करते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। हाँ, देखा होगा कि किसान है ना वो खाद भी डालते हैं, उर्वरक भी डालते हैं, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुरता में होती है, ठीक है। आगे क्या कहता है, इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की जो नाइट्रोजन की क्या कहते हैं इसमें नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। इसके पश्चात पादप खाद्य के संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का भी और वसा का भी, ठीक है। आगे क्या कहता है, पादपों में पोषण की अन्य विधियां, ठीक है, पेड़ पौधे है ना वो और किस किस प्रकार से पोषण करते हैं ये बताता है। तो कैसे कैसे, कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो क्या है बच्चों, कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं करते, ठीक है। वो क्या कहते हैं, भोजन संश्लेषित नहीं करते, वे किसी जीवित वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ठीक है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पदार्थों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, वो किस पर निर्भर करते हैं, यानी कि दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि हम जो मानव है ना वो निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। मैंने आपको बताया जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उसे विषमपोषी, जो खुद पर निर्भर होते हैं उसे शिवमपोषी, ठीक है। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको यह एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अम्बरबेल का पादप है, ठीक है। देखो कहाँ है, ये रही, देखो ये रही, ये क्या है, ये है अम्बरबेल। देखो जो पीले पीले जो ये देखिए ना, ये लटकी हुई है ऐसी ऐसी, ये क्या है, अम्बरबेल है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, अम्बरबेल में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, ठीक है। तो ये अम्बरबेल है नहीं, अपना पादप कहाँ से प्राप्त करेगी, अब जो ये पेड़ है, जो पेड़ है इससे ये अपना भोजन प्राप्त करती है, ठीक है। किससे करती है, ये पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करती है, ठीक है, और ये खुद से भोजन प्राप्त नहीं करती, ठीक है। किससे करती है, पेड़ से, पेड़ पर आश्रित है ये अम्बरबेल, ठीक है। क्या है, वह पादप परपोषी कहलाता है, ठीक है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, ठीक है। क्या है, जिस पर जो अम्बरबेल है ना ये क्या होती है, जो आश्रित होती है ना वो क्या कहलाता है, ये परपोषी कहलाता है। क्योंकि अम्बरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, ठीक है बच्चों। आगे क्या कहता है, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। जो पेड़ पर जो आश्रित होते हैं ना, जो दूसरे पेड़ों पर, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हम परजीवी कहते हैं, ठीक है। और क्या हम एवं अन्य जंतु, ठीक है, क्या कहता है, क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार से परजीवी है? हाँ, परजीवी हम एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय में चर्चा की, ठीक है। आपने अपने अध्यापक से पूछना है कि हम कैसे परजीवी हैं, हम भी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, इसके बारे में। फिर क्या कहता है इसमें बच्चों, ये कहता है, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? जंतुओं का भक्षण मतलब जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ठीक है, ऐसे पादपों को देखा है। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, ठीक है। कुछ पादप ऐसे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और अपने अंदर खा जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे, ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे जो कीटों को खाते हैं। और क्या है, क्या यह विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। देख लेते हैं चित्र क्या है इसमें। चित्र है इसमें, ये देखिए, ये रहा चित्र, देखो ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। इसके अंदर कीटों को इसके अंदर अपने कीटों को क्या करता है, ये इसके अंदर लेता है, ठीक है। कीटों को यहाँ से पकड़ के इसके अंदर ले जाता है, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है। फिर क्या कहता है इसमें, पत्ते का शीर्ष भाग घड़े
का ढक्कन बनाता है। ठीक है, देखो ये रहा घड़े का ढक्कन, इसको ऐसे अंदर लिया कीटों को और इसको ढक लिया। आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है इसमें घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, ढल के। ठीक है, फिर क्या कहते हैं इसमें, अर्थात अधोमुखी होते हैं, यानी कि आधे मुख वाले होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के क्या कहते हैं इसमें, उसके रोमों के बीच फंस जाता है। ठीक है, जब कोई भी कीट इसके अंदर प्रवेश करता है तो इसके जो छिद्र होते हैं, जो इसके अंदर जो रोम होते हैं छोटे छोटे, उनमें फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जाते ही क्या हो जाता है, घड़े में पाचन हो जाता है कीटों का। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। जो कीटों को खाते हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, कीट भक्षी पादप कहते हैं। विनस, फाइल, ट्रैप तथा संड्यूस कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। क्या है, एक तो है ये विनस फ्लाई ट्रैप और एक है संड्यू। ठीक है, ये क्या कीट भक्षी दो पादप है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते, उन्हें आवश्यकता है मृतजीवी। आगे हम पढ़ेंगे मृतजीवी। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। ठीक है, देखो छत्रक क्या होता है, हम उसे नहीं बोलते सांप की छतरी। सांप की छतरी के आकार का ऐसे 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 होता है ना, सांप की छतरी के आकार का, उसे क्या कहते हैं, छत्रक या मशरूम। वर्षा के दिनों में वृक्षों के नीचे सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे कहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, छत्रक के बारे में क्या होता है, ये मशरूम होती है, ये सड़े गले पेड़ पौधों के नीचे पाए जाते हैं जो वर्षा में उग जाते हैं। ठीक है, और इन्हें खाने और बाजारों में इसको खूब बेचा जाता है और इसको लोग खूब खाते भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छे चाव से इसको खाते हैं छत्रक को। ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो छत्रक कहाँ है बच्चों, देखो ये रहा छत्रक। ठीक है, ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले, इसे किसी नमी में उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखने देना दीजिए जब तक कि उसे रोम जैसी संरचना दिखाई ना देने लगे। ठीक है, किस पर, ब्रेड पर। फिर आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है ये धब्बे किस रंग के, किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। ब्रेड पर छोटे छोटे जो जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब हरे हरे रंग के नहीं हो जाते, मतलब 4-5 दिनों तक सड़ने लगती हैं। ठीक है, अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए, बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों की समान संरचना दिखाई देगी। ठीक है, आपको ये करना है बच्चों। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, कवक या फंजाई कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन, आगे क्या कहता है, विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों के पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जो मरे हुए जो क्या होते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं ना, और वो भोजन प्राप्त करते हैं मृत से, भी उनका विघटित करके मृत पे जो जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कवक क्या होता है, ब्रेड के ऊपर जो हरा हरा रंग का जो ब्रेड सड़ने लगती है तो वो ब्रेड से ही अपना भोजन प्राप्त करने लगता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी का है। ठीक है, आगे क्या कहता है, कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। आगे ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, नम एवं उष्ण स्थानों पर भी उगते हैं बच्चों। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। जो कवक होते हैं वो सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में उत्पन्न होते हैं। और ये देखो कोई भी चीज है ना, सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में ही सड़ने लगती है।
फिर क्या कहता है, इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। यानी कि जब सड़ने लगती हैं तो उसमें कौन हो जाते हैं, उसमें कवक फैल जाते हैं, इसके कारण वो सड़ने लग जाते हैं वर्षा ऋतु में। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। अपने घर वाले से पूछना कि कवक से कौन कौन से नुकसान होते हैं। फिर क्या कहता है इसमें, आगे कहता है सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवकों में जो बीजाणु पाए जाते हैं ना, वो किसमें उपस्थित होते हैं, वो होते हैं वायु में। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ का अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नव एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। समझ में आ गया, नए कवक को जन्म देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये रहा ब्रेड के ऊपर हरा हरा जो सड़ने लग जाता है, ठीक है, वो ये कवक है। आगे क्या है, क्या अब आप बता सकते हैं कि हम इतनी वस्तुओं को कवक के द्वारा खराब होने से किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, आपको ये बताना है। फिर क्या कहता है इसमें, फिर बच्चों आगे देखते हैं क्या कहता है। कुछ जीव ऐसे एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के स्थान एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जो जीव एक दूसरे के साथ अपना भोजन बांटते हैं ना, आपस में मिलजुल कर खाते हैं। जैसे हम स्कूल में नहीं खाते, उसका टिफिन तूने खा लिया, उसका मिल बांट कर दोनों खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। ठीक है, ऐसे ही पेड़ पौधों में होता है। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। ठीक है, पेड़ों की जड़ों में कुछ कवक रहते हैं। कवक पेड़ उन्हें कुछ पोषक चीजें देता है और कवक उन्हें पोषण अवशोषण देता है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। ठीक है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन एक जीव होता है, ठीक है, उसमें दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। जो लाइकेन होता है उसमें शैवाल होता है और एक कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उत्पन्न होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। शैवाल मैंने बताया था काई होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है क्लोरोफिल, और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक क्या होता है, जो ब्रेड के ऊपर जो होता है उसे ही हम कवक कहते हैं। फिर आगे क्या कहता है बच्चों, आगे कहता है कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। फिर इसमें आगे क्या कहता है, आगे कहता है मृदा में आवश्यक पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, यानी कि भूमि के नीचे। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लॉन एवं गमलों में खाद्य उर्वरक डालते देखा है? हाँ, देखा होगा। हम खेतों में तो देखते हैं कि किसान कई बार पेड़ पौधों जो फसल होती है उसमें उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। हाँ, बिल्कुल पढ़ चुके हैं हम। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर क्या कहता है, इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादपों के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम केवल पादपों का उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं, अगर हमें पादपों के बारे में कुछ ज्ञान हो। आगे क्या कहता है, आगे कहता है ये पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की पादपों में। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यानी कि फसल काटने के बाद कमी तो मतलब सीधी सिंपल सी बात है, कमी तो होगी मृदा में। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि वायुमंडल में जो वायु में नाइट्रोजन मात्रा बहुत है। नाइट्रोजन की मात्रा है हमारे वायुमंडल में 78%। ठीक है, कितनी बच्चों, 78%। और ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, कितनी, 21%। फिर क्या, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, लेकिन पादप इसका उपयोग सीधे प्रकार से नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था पादप नाइट्रोजन का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन का विलय के रूप में ही अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, ठीक है, राइजोबियम कुछ जीवाणु कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, जो राइजोबियम होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते।
आगे क्या कहता है, आगे कहता है इसमें ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, किसकी? नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, जो एक दूसरे की मदद करते हैं वे क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं बच्चों। ठीक है, इस संबंध का किसान के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। फिर क्या है इसमें, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। बच्चों, ये कुछ हम पाठ में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको अब बातें बता रही हूँ, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? तो बच्चों, ये आपने जो मैंने आपको पाठ पढ़ा है ना, उसमें सब कुछ, जो अध्याय मैंने आपको पढ़ा है इसमें सब कुछ आ गया बच्चों। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आगे क्या है इसमें, आगे है इसमें अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन और आंसर। तो बच्चों, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्या है इस जो पादपों में पोषण, इसका जो अभ्यास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, खाने की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, ये बताना है। जीवों को निम्नलिखित कारणों से खाद्य की आवश्यकता होती है, जैसे ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। इन चीजों के लिए क्या होती है, खाने की, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। फिर क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी क्या होता है, वह जीव जो अन्य जीव से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है, जो दूसरों से सहायता करता है। ये मैंने आपको पाठ में बताया था, अच्छी प्रकार से बताया था बच्चों। ठीक है, तथा परपोषी को हानि भी पहुंचाता है, परजीवी कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। इस प्रकार परजीवी परपोषी को नुकसान पहुंचाकर लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए अंबरबेल। अंबरबेल, जिस पेड़ पर अंबरबेल होगी उसी पेड़ से क्या करेगी, वो भोजन प्राप्त करेगी। फिर अगला क्या है इसमें, मृतजीवी। क्या है इसमें, फिर क्या इसमें, मृतजीवी वह जीव जो पौधों एवं जंतुओं के गले सड़े जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कवक एवं जीवाणु। बच्चों, मैंने आपको ये पाठ में भी बता दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, पत्तियों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग करेंगे। किसका? आयोडीन। देखो मैंने बताया था, पौधे की एक पत्ती लेकर उस आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालिए, पत्ती का रंग नीला काला हो जाएगा। यह दर्शाता है कि पत्ती में मंड स्टार्च है। जब आप विलयन करेंगे तो पत्ती का रंग या फिर तो काला हो जाएगा या फिर नीला हो जाएगा। तो इसे हम पता लगा सकते हैं कि पत्ती में मंड और स्टार्च है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम किस संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, तो क्या है इसका, देखो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, इसके बट्टे में क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट बट्टे प्लस ऑक्सीजन, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में पाठ में नहीं पढ़ा, अगर आप इसको पाठ में अच्छी प्रकार से मैंने इसको समझाया था, तो बच्चों एक बार फिर से पाठ को देख लीजिए और आपको एक क्वेश्चन स्वयं मतलब खुद से बनाना है। ठीक है, किस प्रकार आप करेंगे। तो बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। तो देखो ये रहा, ये पीछे भी आया था, पाठ में भी आया था। ये क्या है, ये पौधा है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, यहाँ से ऑक्सीजन, ये पत्तियों में क्लोरोफिल, और ये क्या होती है, जड़ें। मैंने आपको अच्छी प्रकार से जो अध्याय है ना उसमें मैंने आपको ये बताया था।
और पढ़ लीजिए इसके बारे में। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, ये सही बात है। तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित होती है, हाँ पूरे पेड़ में खाने के रूप में संचित की जाती है। प्रकाश संश्लेषण उपस्थिति न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधा खाद्य मतलब खाने योग्य कुछ भी नहीं बना सकते, उसमें उपलब्ध नहीं होता। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है, ये मैंने आपको बताया था, अच्छी प्रकार से बताया था बच्चों। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से ही प्रारंभ होती है, इस पर पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा रिक्त, क्या है अगला क्वेश्चन? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी? रिक्त स्थानों की। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। जो स्वयं बनाते हैं उसे स्वयंपोषी, जो दूसरों की सहायता से लेते हैं उन्हें विषमपोषी। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में होता है, ये होता है मंड और स्टार्च के रूप में। ठीक है, आगे क्या कहता है इसमें? आगे कहता है इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जिसे वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। जिसे हरे रंग का जो पदार्थ होता है, जो हरे रंग का जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है? वो होता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग लगाना है बस। अगर आपने जो पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसमें क्या बता, निम्नलिखित कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। ठीक है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पीत दुर्बल, पीले रंग का जो दुर्बल पतली पतली जो संरचनाएं नहीं होती उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंबरबेल। ये मैंने आपको चित्र दिखाकर बताया था एक पेड़ के ऊपर। ठीक है, एक पादप जिसे स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों की ही प्रणाली पाई जाती है, जो स्वपोषी भी होती है विषमपोषी भी। तो घटपर्णी, देखो मैंने आपको चित्र दिखाया था कि घड़े जैसी आकृति होती है, उसमें कुछ जीवों को वो अंदर डाल लेता है और फिर उसको जो छोटे छोटे रोम होते हैं वो उसको उसका पाचन करते हैं। फिर आगे क्या है इसमें? आगे क्या है इसमें? वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है। जिन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान और विनिमय होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पर्णरंध्र। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्णरंध्र। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है सही उत्तर पर चिन्ह का निशान लगाइए। अमरबेल का उदाहरण है किसी, क्या ये किसी परजीवी, क्या ये एक परजीवी है? क्या है? जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, ये क्या है? परजीवी। आगे क्या है? आगे है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप, जो घड़े में डाल देते थे, मैंने आपको बताया था ना, तो घटपर्णी पिक्चर पादप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? अगला हो जाएगा कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों के साथ कीजिए। देखते हैं कॉलम ए में क्या दिया गया है। ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है इसमें बच्चों? ये सारणी आपको खुद बनानी है। ठीक है, ये जो ये सारणी है ना, ये क्या है? ये 9 का क्वेश्चन है। ये आपको अच्छी प्रकार से समझ के, ठीक है, क्या करना है? ये जो सारणी है ना, इसको आपने अच्छी प्रकार से समझ के, मैंने आपको बताया था इस प्रकार से आपको अच्छी प्रकार से समझ के ये आपने खुद करना है। ठीक है, क्या करना? आपको खुद करना। कीट भक्षी पादप कौन कौन से होते हैं जो कीटों को खाते हैं? ठीक है, जैसे घटपर्णी। ठीक है, ये आपको अम्बरबेल क्या है? एक अम्बरबेल एक परजीवी है। ऐसे आपको ये मैंने आपको बताया था। क्लोरोफिल कहाँ होता है? ये आपको पता है पत्तियों में होता है। ये सब मैंने आपको बताया था, ये आपने खुद करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ये सभी के सभी बताए दिए इसके जो ये भाग थी, लेकिन आप वैसे खुद बनाना इसको। ठीक है, 10 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें? निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो देखते हैं इसमें कौन से सत्य है कौन सा असत्य है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। क्या प्रकाश संश्लेषण के अंदर कार्बन डाई मुक्त होती है? नहीं। क्या इसका
असत्य आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। नहीं, जो स्वयं बनाते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ये गलत हो जाएगा हमारा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये तो सही बात है, नहीं है प्रोटीन। आगे क्या है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, क्या बात है, ये सही है? हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। क्या है बच्चों, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो कहां से ली जाती है? रंध्र से। यानी कि पादप के बारे में बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ली जाती है, तो कहां से? रंध्र से। हमारा जो ख भाग ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो जो पादप है वो किससे प्राप्त करते हैं वायुमंडल में? ये हो जाएगा हमारा पत्तियों से। ठीक है, तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास थी कौन सी थी? कक्षा 7 का अध्याय 2 था पादपों में पोषण। कौन सा था अध्याय? अध्याय था पादपों में पोषण। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बच्चों हम अगली क्लास में आपको करवाएंगे कक्षा 7 का अगला टॉपिक। ठीक है बच्चों, अगला पाठ, अगला अध्याय। तो बच्चों क्लास को आप लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना और हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो हमारी आपको मिल जाए। हम जितने भी वीडियो हम कक्षा 7 से संबंधित बनाते हैं उन सभी के सभी वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और